रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत आती जा रही है और अब ये जंग यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि ये दस्तक अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, बल्कि ये जंग अब यूरोप के अंदर पहुंच जाएगी और इसको बहुत सारे यूरोपीय मुल्क महसूस करेंगे। और यही वो मकाम है जहां पर अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है, क्योंकि अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जंग जब यूरोप के अंदर पहुँचेगी तो दरअसल ये टेस्ट करने का एक केस होगा नेटो के इत्तेहाद को। और रूस देखेगा कि किस तरह नेटो के किसी एक मुल्क पर अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसका इत्तेहादी दूसरा मुल्क और तीसरा मुल्क उसकी मदद को आता है या नहीं। और सबसे अहम बात यह कि खुद अमेरिका इस नेटो की मदद को आता है रूस के खिलाफ या नहीं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक स्टोरी की है और उसमें CIA की एक असेसमेंट को कोट किया है और बताया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ये बात बहुत अच्छी तरह समझ भी रही है, मान भी रही है और बता भी रही है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं वो कुछ ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन पर कुछ अमल कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस पे, जिसके ज़रिए वो ये देख सकें कि आने वाले दिनों में अगर किसी एक मुल्क पर मुश्किल आए, उस किसी एक नेटो मेंबर पे हमला हो तो दूसरे नेटो ममालिक उसकी मदद को आएंगे या नहीं। और सबसे अहम बात, खुद अमेरिका अपनी तमाम तर ताकत के साथ रूस के सामने आकर खड़ा होगा या नहीं। और इस सिलसिले में CIA की असेसमेंट में बताया जा रहा है कि 2-3 ऑप्शंस कम अज़ कम व्लादिमीर पुतिन के ज़ेर गौर हैं। और सबसे पहले उन्होंने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि जो 2026 के आखिर से लेकर 2029 के दरमियान किसी भी वक्त व्लादिमीर पुतिन मुख्तलिफ ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है कि किसी नेटो मुल्क पर हमला किया जाए और हमला हो तो उसके बाद देखा जाए कि दूसरे नेटो मुल्क उस नेटो मेंबर पे हमला होने की सूरत में उसकी मदद को आते हैं, इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हैं या नहीं करते। इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन को भी देखा जा रहा है जो CIA की असेसमेंट में है कि किसी तरह का कोई साइबर अटैक हो, किसी तरह का कोई हैकिंग हो बड़े पैमाने पे, जिसका जवाब देने के लिए नेटो मेंबर्स अचानक मुतहर्रिक हो जाएं। किसी एक नेटो मुल्क पर किसी तरह का साइबर अटैक हो तो फिर देखा जाए कि दूसरे ममालिक उसकी मदद किस तरह करते हैं और क्या जवाब में कोई किसी किस्म का हमला किया जाता है और वो क्या साइबर अटैक हो या कोई और अटैक हो। तो इस सारी सूरत हाल को भी देखा जा सकता है। जो तीसरी चीज़ है वो ये कि किसी तरह का कोई सबोताज किया जाए, किसी मुल्क के अंदर कोई इस तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया जाए, कोई किसी तरह का कोई इस तरह की कार्रवाई हो जिसके ज़रिए अनारकी फैले। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जो CIA के असेसमेंट में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है वो यही है कि कहीं से शुरुआत की जाए, और वो शुरुआत अगर रूस ने की तो वो सबसे पहले शायद साइबर अटैक से इसको करके देखेगा। लेकिन ये कब करके देखेगा, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ असेसमेंट्स दी गई हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम ये है कि ये चीज़ें जो बताई गई थी कि 2026 से लेकर 2029 के दरमियान हो सकती हैं, तो 2026 में ही इसका काफ़ी ख़ासा एक अहम तरीन ट्रेलर देख लिया गया है, जिसमें और इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज़ भी किया जा रहा है। यूरोपियन माहिरीन भी इसको देख रहे हैं, अमरीकी ऑफिशियल्स भी इसको देख रहे हैं कि रूस ने हमले किए हैं। और हमला कहाँ किया है, कुछ मिसाइल आकर गिरे हैं जो पोलैंड के अंदर 100 किलोमीटर अंदर आकर गिरे हैं और उन मिसाइल्स की वजह से बहुत गहरे गड्ढे पड़ गए और बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वैसे तो असेसमेंट बता रही थी कि 2026 से 2029 के दरमियान ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी तरह के हमले हो सकते हैं। लेकिन अब यूरोपियन ऑफिशियल्स और अमरीकी ऑफिशियल्स इस बात को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि इस तरह का हमने एक बहुत अहम एपिसोड तो देख ली है, और एक भी नहीं 2 एपिसोड्स देखी हैं। पहली ये कि पोलैंड के अंदर रूस से फेंके गए मिसाइल आकर गिरे और उन्होंने गहरे गड्ढे डाल दिए, बहुत ज़ोरदार धमाके हुए और इस हद तक हमला किया गया कि किसी तरह से जो एयरफोर्स थी पोलैंड की उसको मुतहर्रिक किया गया और उसके तैयारे वहाँ पर पहुँचे। और दूसरी अहम बात कि रोमेनिया में बहुत सारे रशियन ड्रोन्स पहुँचे और उन्होंने अटैक किया एक तरह से। तो इसका मतलब ये है कि 2 अटैक्स तो यूरोप देख ही चुका है, एक पोलैंड में, दूसरा रोमेनिया में। और आने वाले दिनों के अंदर अगर रूस समझता है कि वो किसी तरह नेटो को टेस्ट करना चाहता है तो नेटो को टेस्ट करने के लिए 2 हमले तो रूस कर ही चुका है और उसके जवाब में अभी तक नेटो ने कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं दिया है। और खुद पोलैंड ने भी उसको इतना संजीदा नहीं लिया कि वो उसका जवाब देने के लिए रूस पर अपने मिसाइल दागे। रोमेनिया ने भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप के दरवाजे पर 2 धमाके तो हो चुके हैं, 2 तरह की दरअंदाजी हो चुकी है। और इसका मतलब ये है कि उनकी अगर टेरिटरी के अंदर आकर रूस की मिसाइल गिर रहे हैं तो ये नेटो का रिजॉल्व चेक करने की ही शायद कोई एक कोशिश हो सकती है, चाल हो सकती है रूस की जानिब से, और रूस की
के देख रहा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या नेटो इसका जवाब देता है या नहीं, लेकिन मजमूई तौर पे नेटो से कोई ऐसी बुलंद आवाज़ नहीं आई जो पूरी दुनिया सुन सके और कह सके कि हाँ, नेटो इस बात को समझता है कि कहीं भी रशिया को हमला नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह का कोई हमला किसी एक मेंबर मुल्क पे किया गया तो तमाम मेंबर मुल्क मिलकर अपने इत्तेहाद शो करेंगे और रूस को एक बहुत ही करारा जवाब देंगे। नेटो का रिजॉल्व चेक करने का एक तरीका ये भी था व्लादिमीर पुतिन का कि वो मुसलसल यूक्रेन पर हमले जारी रखें और देखें कि नेटो ममालिक उसकी मदद को आते हैं या नहीं, कम से कम माली तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे और असलहे के तौर पे आते हैं कि नहीं। लेकिन ये बात बहुत ही खुलकर सामने आ गई है कि ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के पास, उसकी फ़ौज के पास अब मिसाइल नहीं रहे, इंटरसेप्टर्स नहीं रहे, उसके डिफेंस सिस्टम्स अब खामोश होना शुरू हो गए हैं और रूस जितने बैलिस्टिक मिसाइल फेंकता है वो तमाम आकर यूक्रेन के अंदर गिरते हैं, अपने अहदाफ पर गिरते हैं और उन्हें कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर देते हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। और अमेरिका ने भी हाथ उठा लिए हैं कि अब वो ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को मज़ीद इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकता। इसी तरह यूरोप और नेटो ने जो कहा था कि हम बड़े पैमाने पर असलहा भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे और पैसा भी देंगे, पैसा 7 अरब यूरो अब तक उनको नहीं मिला, ज़ेलेंस्की को नहीं दिया यूरोप ने। इसी के साथ साथ असलहा भी बहुत बड़ी तादाद में नहीं आ रहा, जो आ रहा है और ब्लैक सी के ज़रिए, बहरे असवद के ज़रिए मुख्तलिफ पोर्ट्स पे आ रहा था यूक्रेन की, उसको उन जहाज़ों को निशाना बनाकर बहुत कामयाबी से रूस ने तबाह कर दिया। ड्रोन अटैक्स के ज़रिए भी, मिसाइल अटैक्स के ज़रिए भी पोर्ट्स की मुख्तलिफ वेयर हाउसेस को तबाह किया गया, लॉजिस्टिक्स को तबाह किया गया। तो पता ये चल रहा है कि यूक्रेन बहुत तेज़ी से ये जंग हार रहा है और उस पर हमले अब पहले से ज़्यादा शदीद हो चुके हैं, और इस वक्त इंटरसेप्टर्स ख़त्म होने के और दिफाई निज़ाम खामोश होने के हाल ये हो गया है कि 31 जुलाई के बाद से कोई इंटरसेप्टर फायर ही नहीं किया गया। यानी पिछले 6 रोज़ और 7 रोज़ के दौरान बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं रूस की जानिब से और किसी एक बड़े बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोका जा सका। इसी के साथ साथ जो शुमाली कोरिया की फ़ौज है वो अब रूस में पहुंचने के बाद अपने मिसाइल यूनिट को मुतहरिक कर चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शुमाली कोरिया से पहुंच चुके हैं। KN-23 और KN-24 जदीद तरीन और बहुत ही मोहलिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनके ज़रिए हमले किए जा रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाया जा रहा है यूक्रेन पर, और बताया जा रहा है कि असल में ये दबाव जो है वो यूरोप पे बढ़ाया जा रहा है, अमेरिका पे बढ़ाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि अगर तुम इनकी मदद को आ सकते हो तो आकर दिखाओ, इनके लिए खड़े हो सकते हो तो आकर खड़े होकर दिखाओ। क्योंकि दूसरी तरफ रूस के लिए शुमाली कोरिया न सिर्फ खड़ा था, बयानात दे रहा था, यकीन दहानियाँ करा रहा था, बल्कि अब उसने अपने फ़ौजी भी भेज दिए हैं, मिसाइल यूनिट भी भेज दिया है, और आने वाले दिनों में मज़ीद बैलिस्टिक मिसाइल शुमाली कोरिया से रूस पहुँचेंगे, और जब वो पहुँचेंगे तो उसके बाद एक एक करके यूक्रेन की तरफ दागे जाएंगे। और अगर यूक्रेन के लिए कोई ऐसा यूरोपीय मुल्क जो खुलकर उसकी मदद करने के लिए उसके करीब आता है और हाथ बटाने की कोशिश करता है रूस के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। और अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि रूस जो एक प्लानिंग कर रहा था बहुत अरसे से और देख रहा था कि बहुत सारे जख्म सह रहा था, लेकिन बहुत बड़े बड़े जवाब नहीं दे रहा था, अब उसने कीव में, जो उनका कैपिटल है यूक्रेन का, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। दर्जनों मिसाइल फेंके जाते हैं, 100 से ज़्यादा ड्रोन वहाँ पर फायर किए जाते हैं और वो जाके वहाँ गिरते हैं, मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह कर देते हैं। पूरी पूरी रात क़यामत बरसती रहती है यूक्रेन पर, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स खामोश हैं और इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, और यूरोप अब किसी तरह यूक्रेन की मदद को नहीं आ रहा। तो क्या सूरत हाल ऐसी ही रहेगी? क्या जिस तरह यूरोप यूक्रेन की मदद को नहीं आ रहा, कल किसी और नेटो मुल्क पर भी रूस हमला करता है तो वो उसकी मदद को अगर नहीं आता तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़े ख़तरे की अलामत है जो इस वक्त यूरोप पे मंडला रहा है। और व्लादिमीर पुतिन जो 3-4 ऑप्शंस पे पहले से गौर कर रहे थे, एंड मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो इन ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें और चेक करें कि नेटो उनकी मदद को आता है या नहीं, और ख़ास तौर पे अमेरिका इन ममालिक की मदद को आता है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।